की रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कुलर है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा है कोई सर्कुलर पार्ट था, कोई भी मेटल का या कंडक्टर का, इसका हम लोग इतना पार्ट काट के निकाल लिए हैं, ठीक है। ये पार्ट काट के हम निकाल लिए हैं, तो इसको रखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका हमको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है। पहला केस है जो करंट जा रहा है वो इधर, जैसे ये रेडियस है गया तो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, बाकी हाइट h है, ये विड्थ जो है b है, और क्या बची है, रेडियस r है। रो लेना है इसका। क्वेश्चन क्लियर है। लास्ट क्लास हम लोग यही चीज कर रहे थे कि अलग अलग शेप अगर दिया रहेगा तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और R बराबर रो एल बाई ए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे। रो हमारा रेजिस्टिविटी हुआ कर रहा था, एल जो था हमारा क्या था, लेंथ अलोंग फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, एंड एरिया था पर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, और इसी के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली यही करेंगे। फिर रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ये सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऊपर हम लोग देखे थे कि लेंथ पे, एरिया पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। आगे वही देखेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल हम एक देख रहे हैं कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ये चीज़ दे रखा है हमको, तो इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है। फिलहाल करंट जो है रेडियल दे रखा है, यानी कि रेडियस के अलोंग। जल्दी से फाइंड करो, मेथड सबको पता है। एलिमेंट कैसे लेंगे, हम लोग को नहीं बोलने का एक बीमारी लग गया है ना। अरे कुछ तो गलत सही कुछ भी बोलो, कि करंट ऐसे जा रहा है तो हम क्या लेंगे। चलो रेडियस आर लो या फिर ये डिस्टेंस ए ले लो, तो ए से भी हमारा अच्छा रहेगा। इसको हटा दो। हम छोटा सा पार्ट बना रहे हैं। ऐसा हमारा कुछ पार्ट है, ठीक है। अगर हमको इसमें जो एरिया लेना होगा, यानी कि हमारा जो करंट जो बह रहा है वो इधर से इधर ऐसा बह रहा है, तो हम एरिया कैसा लेंगे, इसी के अलोंग तो लेंगे। ऐसा बात समझ आ रहा है, हाँ ना कुछ भी बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर हम ये सब क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि फालतू में लगता है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही सीख रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है करने का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x दूरी पे जा रहे हैं, ये एलिमेंट हम dx ले रखे हैं, करंट जो है ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसमें बताओ वेरिएशन किस चीज का आ रहा है। अगर करंट, जैसे हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या चीज चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है या एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज होते जाएगा आगे की तरफ। पहले वाला इस सरफेस का एरिया अगर देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, रेडियस इसका अलग होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे रेडियस अलग होगा, यानी 2 पाई x रेडियस होगा, और एरिया सबका चेंज होते जा रहा है। और करंट अगर ऐसे वेरी कर रहा है तो हमको दिख रहा है कि एरिया के अलोंग वेरी कर रहा है, यानी कि ये चीज जो होगा सीरीज में होगा।
तो अगर हमको ये चीज दिख रहा है तो इसका अगर हम लिखना चाहें कि डी आर जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो तो रो होता है, इस केस में dx क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ऐसा हमारा एलिमेंट था और इसके अलोंग जा रहा है, तो जो हम dx दिख रहा है हमको, यही इसका लेंथ है, तो लेंथ हो गया हमारा dx। और एरिया क्या होगा बोलो? एरिया अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट ऐसा ले रखे हैं तो इसका लेंथ इनटू ये वाला हाइट, तो एरिया क्या होगा? तो 2 पाई x लेंथ हो गया और हाइट h। इतना में किसी को कोई दिक्कत लिखने में है तो बोलो एक बार, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चंस में आते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लगभग हर बुक ये सब में मिल जाएगा। तो सही है, अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हम एरिया ऑफ इस एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये चीज लिए हैं, ठीक है, तो इस चीज को अगर हम ओपन करें तो हमको ऐसा एक सीट मिलेगा क्या, जिसका ये लेंथ तो हमको h दिख रहा है और ये जो लेंथ आ जाएगा ये 2 पाई x, अच्छा, बाई 4 होगा। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई x टोटल लेंथ आता, यानी 2 पाई आ रहा है, x दूरी पे ले रखे हैं तो 2 पाई x डिवाइडेड बाई 4 क्वार्टर है, तो ये चीज हम लिख ले रहे हैं इसको, 2 ऊपर चला जाएगा रो dx/x, और इधर जो है 2 पाई, पाई 2 तो गया, पाई h कांस्टेंट। कहां से कहां तक? ए से बी तक। ए से बी तक हम इंटीग्रेट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये सारे के सारे सीरीज में होंगे, तो यहाँ से हमको आर जो आ जाएगा 2 रो/पाई h, और यहाँ से ln x आएगा, तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं ln b/a। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखने में सिर्फ डरावने लगते हैं, और इसको स्टेटमेंट में लिखा रहेगा तो कम से कम 3-4 लाइन जो है भर जाता है, तो देख के लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो 1 लाइन का आंसर है। बात क्लियर है? इसमें किसी को कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। बोलो। नहीं। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन में बोलते कि करंट जो है ऐसा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसा, तो क्या होता? बोलो, बस मेथड बता दो। सर रिपीट कीजिए। रिपीट ये कि करंट का डायरेक्शन अब इधर से इन कर रहा था और इधर से निकल रहा था, ऐसा दे दे, तब हम इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे? बोलो। यहाँ से आर पे जाके डी थीटा लेंगे, ऐसा कुछ एलिमेंट लेंगे? बात समझ आ रहा है? करंट का डायरेक्शन इधर से जा रहा है और सारे के सारे फिर से पैरेलल होंगे, तो इसमें एरिया जो आ जाएगा हमारा, इसका विड्थ इनटू हाइट आ जाएगा, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, बस लेंथ चेंज हो रहा है। दिख रहा है? अरे हाँ ना तो बोल लो। यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, इसका आंसर तुम लोग मुझबानी बताओ, क्योंकि पेन का जरूरत इसमें पड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसा दे रखा है। सेम चीज है, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आर बराबर कितना हो जाएगा बोलो? रो, लेंथ इसका चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे बोलो? लेंथ तो यही इसमें h हो जाएगा, लेंथ चेंज हो नहीं रहा है तो h ही है। एरिया चेंज हो रहा है,
यही इसका एरिया होगा, यानी कि एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पाई एरिया हो जाएगा हमारा पाई इसको भी लिमिट पुट करें हैं तो इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी रखेंगे। ठीक है, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। बात समझ आए कि इसमें ना तो लेंथ चेंज हो रहा है ना ही एरिया चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारा ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रो एच बाई ये। ठीक है, तो इसीलिए हम बोले थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा जरूरी है। अगर ऐसा दिया रहा यानी कि करंट इनटू द जा रहा है अंदर, ना तो एच चेंज हो रहा है ना ही एरिया चेंज हो रहा है। इस केस में जा रहे थे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो लेंथ जो था एंगल के साथ साथ चेंज होते जा रहा है, यानी कि करंट के डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, तो ये सब था हमारा कि वेरिएशन कि अगर हमारा अलग अलग शेप के कंडक्टर्स दिए रहेंगे तो हम लोग कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। लास्ट क्लास कुछ देखे थे और इस क्लास में ये एक देख रहे हैं। ठीक है, बाकी और दे रखा होगा कि कंडक्टर को हम लंबा कर दिए, दो कंडक्टर को जोड़ के लेंथ इतना कर दिए उतना कर दिए, तो वो सब हम लोग आराम से कर सकते हैं। बाकी ये कुछ वेरिएशंस थे, और भी टाइप के मिल सकते हैं। अब है हमारा कि वी नो डेट। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो VD होता है ये कितना होता है, बोलो। यही आया था, बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग लास्ट क्लास पता करे थे। ठीक है, और ये आया था इतना, यानी कि ये स्क्वायर ई बाई 2m इंटू टॉ। अब हम बोल रहे हैं कि इस चीज से अगर हम लोग ये वाला डिराइव करे थे क्या हम लोग, ओम्स लॉ तुम लोग में किए थे क्या? हेलो। सर वहाँ पे ई था ना, बस ई स्क्वायर का था। अच्छा हाँ, ई बाई 2m इंटू टॉ। ठीक है, बोलो तुम लोग में किए थे क्या, हमको याद आ रहा है किसी में किए थे ओम्स लॉ डिराइव, जे इजकल टू सिग्मा ई। नहीं किए थे? हाँ, मतलब नोट्स भी नहीं देखे हो तुम लोग। नहीं किए थे सर। ठीक है, अच्छा बोलने में तुम लोग को एनर्जी लगता है क्या? देखो VD इजकल टू है ई बाई टॉ, ई टॉ इंटू 2m, और हम लोग जानते हैं कि I बराबर आया था हमारा NEAVD। ठीक है, ये चीज आया था, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि I इजकल टू, और एक चीज कि अगर हमारा ये कंडक्टर था, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हम कोई बैटरी जोड़ देते हैं, ये भी, ये जीरो, ये भी हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो V बाई एल आएगा अगर इसका लेंथ हम L ले तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर दे तो ये NEA VD का वैल्यू हो जाएगा E बाई 2m इंटू, यहाँ से E का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं V बाई एल टॉ। सर हाँ, सर जिसमें रेजिस्टिविटी 2m बाई एन ई स्क्वायर टॉ आया था वही वाला बता रहे क्या? नहीं रेजिस्टिविटी वाला नहीं बता रहे हैं। अच्छा वही शायद आया था ना। हाँ ठीक तो है वही है, तो V बाई आई जो आया था हमारा R आ गया था। ठीक है, एक बार लिख लो और क्या, NE स्क्वायर, नहीं उल्टा हो टू जाएगा, एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ है। 2ml बाई NE स्क्वायर एन तो यही आया था इंटू ए, यही आया था। तो इसको हम लोग बोले थे कि ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। दूसरा चीज इसी को अगेन हम इस चीज को लिख रहे हैं यहाँ से, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं I इजकल टू
NEAVD, VD का वैल्यू हम ऊपर से लिख रहे हैं EE tau बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ से I बाई A अगर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा J, जो कि आ रहा है हमारा NE स्क्वायर टाउ E बाई 2m। ठीक है, अगर लास्ट क्लास से ध्यान देखो तो यहाँ से हम लोग रो लिखे थे 2m बाई NE स्क्वायर टाउ, तो यहाँ से ये चीज उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है हमको, तो रेसिप्रोकल दिख रहा है तो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये J का जो डायरेक्शन होगा वो होगा सिग्मा इंटू, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर E का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा। यहाँ सिग्मा क्या है तो बोल रहे हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, जिसको हम 1/ρ बोले थे। और इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि अगर कोई एक कंडक्टर है, इसमें से अगर ये करंट डेंसिटी है, इधर की तरफ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी की वजह से हो रहा है, तो ये जो J होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर होगा। और इस चीज को हम लोग अगेन बोलते हैं कि और कुछ नहीं, ओम्स लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ का करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, यानी कि करंट डेंसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के केस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें देखते हैं, एक तो यहाँ से भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया था, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात किए थे तो, और अगर हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो ओम्स लॉ को हम लोग ये भी बोलते हैं J क्रॉस E। J यहाँ करंट डेंसिटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट डेंसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट दोनों का डायरेक्शन सेम ही ले रहे हैं, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जिधर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही इस J का डायरेक्शन होगा। और करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग J का डायरेक्शन निकालना सीखे थे कि J का डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में लेंगे, और अगर एरिया रहा तो कैसे लेंगे वो सब चीजें देखे थे। ठीक है, तो ये एक अलग फॉर्मेट है ओम्स लॉ का, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यानी कि J जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीज था हमारा ओम्स से रिलेटेड थोड़े से बातें। अब अगर हम देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसका डिपेंडेंस हम टेम्परेचर पे बात करें कि ये कैसे डिपेंड करता है, तो इसके लिए अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक मटेरियल है, मटेरियल बोले तो या तो ये कंडक्टर हो सकता है या फिर सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, इंसुलेटर नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं होता है, तो उसको रख के क्या फायदा। ठीक है, तो या तो हमारा कंडक्टर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग देखें 2m बाई एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, यही चीज है। हम लोग कंडक्टर किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होता है लिमिटेड अमाउंट और सम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। किसी को सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है क्या, बोलो। डेविड, सूरज, नहीं है।
तो जैसे कि समझो सिर्फ इतना कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। गुड कंडक्टर बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन अगर हम कंडक्टर का बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि करंट इजिली पास कर सकता है। इसमें से लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि लिमिटेड करंट को पास करने का अलाउ करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है हमको, तो क्या होता है कि अगर हम इन दोनों के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा। तो कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, किस चीज पे हमको देखना है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला ये आया था कि ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल और टेम्परेचर का। तो हम जानते हैं कि अगर ये अलग मटेरियल का बना हुआ हो, यानी आयरन का होगा तो अलग होगा, कॉपर का होगा तो अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आयरन के ही दो टुकड़े हैं और एक को हम अलग दूसरे टेम्परेचर पे देख रहे हैं, दूसरे को किसी और टेम्परेचर पे देख रहे हैं, यानी कि आयरन के ही दो टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं, और दोनों को हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो दोनों में क्या रेजिस्टिविटी सेम होगा, यानी कि दोनों में जो ये रेजिस्टेंस है वो क्या सेम होगा या अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम क्या किए कि कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसमें चेक करते हैं क्या क्या चेंज हो सकता है। एम जो है मास ऑफ हमारा पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन था, तो मास चेंज होगा क्या, बोलो। नो। नो सर। ठीक है, तो समझ आ रहा है तो बोलते रहो कि हाँ नहीं आ रहा है, दो चार जो भी एक एक करके बोलो, और क्या। मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम, तो टेम्परेचर से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चेंज होगा क्या, चेंज होगा क्या। नो सर। ठीक है, तो ये मास चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो रहा है। एन जो था हमारा चार्ज डेंसिटी हुआ कर रहा था, यानी कि एन जो था हमारा वो चार्ज डेंसिटी यानी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, तो अगर कंडक्टर के केस में देखते हैं तो इसमें तो अब चेंज होने से रहा, ये चेंज नहीं होता है क्योंकि इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री थे। तो बच गया हमारा टॉ। टॉ जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ेगा यानी कि कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ेगा यानी कि हम कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा होगा। तो ये टॉ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ा है जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगा, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम टॉ था ये घट गया। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम ई और एन जो है इस केस में कांस्टेंट रहा। तो अगर टॉ घटा तो हम बोल सकते हैं ये रेजिस्टिविटी जो है इसका इनवर्स है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा, और इससे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यानी कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ सेमीकंडक्टर सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ जादू होगा। तो अगर हम इस केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि टेम्परेचर को हम जैसे इंक्रीज करेंगे तो टॉ तो बढ़ेगा ही, टॉ तो घटेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, यानी कि टॉ तो घटेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो ई होता है, यानी कि जो सम लूजली बाउंडेड जो था, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं ये भी निकल जाते हैं। यानी कि इस केस में जो है टॉ तो डिक्रीज हो ही रहा है, साथ में एन भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये
निकल जाते हैं और इन्हीं से फिर एक होल्स भी बनता है। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का बात करें तो उसमें जो चार्ज कैरियर आता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और होल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि दो टाइप का होता है। होल्स को हम लोग पॉजिटिव साइड मानते हैं, कोई पार्टिकल नहीं है, बस साइट फॉर पॉजिटिव चार्ज है, उसी चीज को बोलते हैं। तो उसको हम लोग डिटेल में सेमीकंडक्टर में देखेंगे। फिलहाल इतना समझो कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी फ्री हो जाता है, तो इसमें एन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि रो जो है एन से भी इनवर्स है और टॉ से भी इनवर्स है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एन और टॉ दोनों से ही इनवर्स है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, कुछ डिसाइड कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक क्वांटिटी जो है बढ़ रहा है, दूसरा क्वांटिटी घट रहा है। तो इसको फिर प्रैक्टिकली जो कहा गया हम लोग उसी को याद रखते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ये जो इसका है इंक्रीज इन एन जो है ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, यानी कि टॉ के डिक्रीज होने का जो परसेंटेज है और एन का इंक्रीज होने का जो परसेंटेज है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो इंक्रीज करता है उसका रेट जो होता है ज्यादा होता है, यानी कि ये डोमिनेंट होता है इसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू डिक्रीज इन टॉ। ठीक है, जो हम टॉ का डिक्रीज का बात कर रहे हैं उससे ये डोमिनेंट होता है। तो अगर हम इसको डोमिनेंट मान रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जा रहा है यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रहा है। और इसीलिए आज के डेट में सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत जगहों पे यूज हो रहा है। तुम्हारा मोबाइल फोन से लेकर रिमोट कंट्रोल टीवी का सब में सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहा है। यहाँ तक कि जो आजकल एलईडी बल्ब है, देखे होगे ऐसा ऐसा कुछ शेप का रहता है। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ जो ये चीज दिखता है हमको चमकीला टाइप का, ये भी सेमीकंडक्टर ही है। तो आजकल लगभग हर चीज सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। सोलर सेल है वो भी सेमीकंडक्टर से ही बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस घट जाता है और आगे चल के देखेंगे रेजिस्टेंस कम है तो हीट लॉस भी कम होगा। खैर, तो ये चीज हमको याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। इस बात में किसी को कोई अभी कंफ्यूजन दिक्कत है तो पूछ लो कि क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब हम इक्वेशन पे आते हैं, यानी कि फॉर कंडक्टर का ही, इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर का ही बात करेंगे। सेमीकंडक्टर का फिलहाल कुछ भी बात नहीं करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसको हम लोग लिखते चलते हैं। तो अगर हमको दिखता है कि जो रेजिस्टिविटी है इसका अगर हम चेंज निकालना चाहते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी जो होता है इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और जो चेंज इन टेम्परेचर है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं इनिशियल रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। एक्सपेरिमेंटली यही पाया गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी तो बढ़ रहा है ही कंडक्टर के केस में, लेकिन ये जो चेंज है सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे ही नहीं बल्कि उसका इनिशियल रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो रो इनटू डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो हमारा ऐसा आ जाएगा, डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा अल्फा डेल्टा। ठीक है, ये जो अल्फा है और ये जो प्रोपोर्शनल है ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये और ये चीज दोनों डिफरेंट है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ
थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये रो अल्फा और ये अल्फा सेम नहीं, ये प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया है। अब बोल रहे होगे कि ये बताना जरूरी है क्या? तो बहुत सारे होते हैं, तुम्ही लोग में से जैसे पूर्वज थे तुम्हारे, वो लोग बाहर आके पूछते थे कि सर यहाँ अल्फा है तो बराबर भी आ गया, कुछ कांस्टेंट नहीं आएगा क्या? तो ये अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है और ये जो है प्रोपोर्शनल है। इसलिए इस बात में अगर किसी को अभी डाउट आया हो तो दूर करो। तो यहाँ से हमको ये चीज मिला, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमको पता है कि क्या करना है। तो क्या करना है, तो लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि डी रो है तो रो को डिफ्रेंशिएट करना है, तो रो नीचे आएगा अल्फा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन। ये हम मान लेते हैं किसी रो वन से ये रो टू जा रहा है, ये किसी टेम्परेचर टी वन से टी टू जा रहा है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x dx का फॉर्म का है, तो ln रो टू बाई रो वन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन बढ़ा देते हैं टी टू माइनस टी वन। और ये कैसे लिखे, यहाँ से हमको P2 आ जा रहा है, P2 रो है, रो टू आ जा रहा है, ध्यान से देखो, तो रो वन इंटू ई का पावर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट अगर बीच में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। क्योंकि डी रो बाई रो है तो ये 1/x dx का इंटीग्रेशन है, तो ln x आएगा, हम लिमिट पुट करेंगे तो ये रो टू बाई रो वन हो जाएगा। और इधर अल्फा है, अल्फा अगर कांस्टेंट माने हैं तो बाहर आएगा। कभी कभी हो सकता है अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो, तब यहाँ से बाहर ये नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 95% केसेस में बाहर निकल जाता है, तो हम यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ से रो टू आया, रो वन इज ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। अब जो पहले से पढ़ रखा है वो तो बोला होगा कि हम तो कुछ और इक्वेशन पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम लोग बताओ, अब हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, कि इफ ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन। ठीक है, बोलो क्या होता है, बाइनोमियल हो गया ना सबका, बोलो बोलो, डेविड, अदर्स। सर 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial। यही होता है। ठीक है, तो e का पावर x ये आया, ये कब आता है, जब x हमारा क्या हो, 1 से छोटा हो, तभी लिखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि किसी वैल्यू के लिए लिख लेते हैं, नहीं, ये तो सबके लिए होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का बात कर रहे हैं। अब अगर x बोले कि मच मच लेस देन 1 हो, तो हम e का पावर x को 1 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि इस 1 से बहुत छोटा है, 0.001 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.00001 आ जाएगा, 336। ठीक है, तो यहाँ से इसके हायर ऑर्डर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी चूंकि अल्फा जो होता है वो 10 का पावर -4 का ऑर्डर का होता है, और डेल्टा टी 300 400 डिफरेंस को अगर 10 का पावर -4 से 300 गुना कर भी दें तो ये ज्यादा को कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। हाँ, अगर डेल्टा टी 1000 2000 4000 10,000 का डिफरेंस हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कब, जब डेल्टा टी जो हो ये हायर डिफरेंस हो। ठीक है, हायर डिफरेंस करने का मतलब कितना हुआ, 200 400 नहीं, 1000 10,000
ठीक है, 1000 10,000 ऐसे अगर चेंजेस हो तब हम यूज करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल है उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। लेकिन अगर 200 300 500 चेंज हो तो हम ये वाला आगे जो हम लिख रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि e का पावर x को ऐसा लिख सकते हैं, तो रो 2 को हम लिख सकते हैं रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि अल्फा का जो ऑर्डर होता है वो 10 का पावर -4 का ऑर्डर का होता है, -3 -4 इसके आसपास का रहता है। तो इसलिए हम लोग इसमें डेल्टा टी को 300 400 500 के एक्सचेंज तक रहा तो हम लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं, जो कि 90% क्वेश्चंस में हमको यही चीज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज याद रखेंगे, ये कम जगह यूज होगा लेकिन फिर भी इसको याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो रो 2 इजकल टू आया रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो 1 क्या है हमारा, इनिशियल कितना रेजिस्टिविटी था, रो 2 जो है फाइनल टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टिविटी है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है। अल्फा जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आया हमारा रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो हमको इसमें कर्व कभी कभी ये वाला ड्रॉ करने भी पूछता है, ये वाला भी पूछता है कि अगर लार्ज डिस्टेंस के लिए रहेगा तो रो का देखो कि एक्सपोनेंशियली हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लार्ज डिफरेंस रहेगा तो रो जो होगा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और अगर कम डिफरेंस है तो इसको हम लिनियर मान सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन दोनों देख के समझ सकते हो, फंक्शंस में तुम मेरे से अच्छे हो। ठीक है, फंक्शन पढ़ लियो ना, शायद इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है तुम लोग में, हाँ कि ना। एओडी चल रहा है सर। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसके बाद वही आएगा, यानी कि फंक्शन तो शुरू में हो गया होगा, ग्राफ e का पावर x से सब बनाना सीख गए होगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये तो एक्सपोनेंशियल है, और अल्फा जैसे जैसे डेल्टा टी हमारा बढ़ रहा होगा तो ये कर्व कैसे जा रहा होगा, ऐसा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, और ये चीज यहाँ अगर कम टेम्परेचर है तो हम लिनियर बोल सकते हैं। अगर ये चीज हम समझ गए हैं कि रो है और ये रो 2 दोनों किस चीज के लिए है। ठीक है, तो अब अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में लिखना चाहें, फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए लिखना चाहें तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। ठीक है, तो हमको इसका चेंज लिखना है, तो अगर हम डी आर बाई आर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डी रो बाई रो प्लस डी एल बाई ए प्लस डी ए बाई ए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये अच्छे से लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं डी रो बाई रो प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 3 अल्फा थर्मल, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। देखो यहाँ से ऊपर कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो डी रो बाई रो अगर लिखेंगे तो ये अल्फा डेल्टा टी आ जा रहा है, कहाँ गया, यहाँ से। इससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डेल्टा रो बाई रो अगर लिखेंगे तो ये अल्फा डेल्टा टी हमको दिख रहा है। ध्यान से देखो, इसको इसमें मल्टीपल करके इधर लाए तो रो 2 माइनस रो 1 डेल्टा रो, फिर यहाँ से जो मल्टीपल होता है नीचे ले गए तो डी रो बाई रो आ रहा है अल्फा डेल्टा टी। अब हम ये चीज जानते हैं कि जब किसी मटेरियल को हम हीट करते हैं तो इसका लेंथ और एरिया दोनों ही बढ़ता है, और चेंज इन लेंथ जो हम लोग डेल्टा एल लिखा करते थे, याद करो, डेल्टा एल बाई एल लिखते थे अल्फा थर्मल डेल्टा टी, वहां भी अल्फा था इसलिए अल्फा टी लिख रहे हैं, और डेल्टा ए बाई ए लिखा जाता था, डबल हो जाता था तो 2 अल्फा टी डेल्टा टी लिखते थे। याद है, थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका लेंथ और एरिया दोनों चेंज होगा, दोनों चेंज होगा तो ये भी तो चेंज होगा।
तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे अल्फा डेल्टा टी, और इसको लिख लेंगे तो +3 अल्फा टी डेल्टा टी। ये आ गया हमारा dr/r, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा ये चीज होगा जब हम किसी भी कंडक्टर को हीट करेंगे। लेकिन होता क्या है मोस्टली जो जनरल केसेस हैं उसमें कि अल्फा टी जो है ये ऑर्डर का होता है 10⁻⁻6 या -7, ठीक है, -6 या 10⁻⁻7 का ऑर्डर का होता है, और अल्फा जो है ये ऑर्डर होता है 10⁻³ या फिर 10⁻⁻4। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अल्फा टी जो है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है अल्फा टी से, वो भी बहुत पॉइंट में। तो हम लोग इसका इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इससे कह सकते हैं कि अल्फा टी डेल्टा टी कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू अल्फा डेल्टा टी, और इसलिए dr/r जो है हम लिख लेते हैं अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ से हम बचपन में जो याद करके रखते थे कि r बराबर हो जाएगा r0 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो इतना कहानी के बाद हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं कि r जो होगा r0 1 + अल्फा डेल्टा टी होगा। बुक्स में डायरेक्टली क्या करते हैं या शॉर्ट फॉर्म के लिए कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, और यहाँ बोल देते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज से L और A में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो R जो है रो से प्रोपोर्शनल है, L A को कांस्टेंट मान लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसमें क्या कर दिए L/A दोनों से मल्टीपल कर दिए, तो यहाँ पे हो गया रो R2 और यहाँ हो गया R1। तो डायरेक्ट ये चीज लिख लेते हैं R बराबर R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा टी। लेकिन इसके पीछे कहानी इतना है कि यहाँ पे हमको इसको नेग्लेक्ट करते हैं तब वो चीज लिखते हैं। वहां भी लिखा हुआ सही ही रहता है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वहां भी यही चीज कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ और एरिया पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज कहा जाता है डायरेक्ट लेंथ और एरिया के टर्म में, या हम थोड़ा सा अंदर जाके अल्फा के टर्म में बात कर लिए। क्लियर है? तो यहाँ से रेजिस्टिविटी आएगा R2 बराबर R1 1 + अल्फा डेल्टा टी, और R बराबर आ जा रहा है R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इतना बात में किसी कोई दिक्कत कष्ट तो पूछो कहीं भी। सोच लो, बोलो। इतना में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें कि रेजिस्टेंस जो होता है, हमारा जो डिपेंडेंसी आ गया वो एक तो दिख रहा है कि हमको कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि हम डायमेंशन चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। दूसरा देखे कि ये जो चीज है टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये सारे कुछ हमारे चेंजेस है। अब इससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चंस का बात करते हैं तो हमको R बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा टी है। यहाँ पे हमको 4 क्वांटिटीज दिख रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ डेल्टा टी में 2 और दिख रहे हैं, यानी 5 हो गए। तो 5 हो गए, इसको अलग अलग तरीके से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी R0 दे देगा अल्फा और डेल्टा टी दे देगा, R पूछ लेगा। कभी कोई भी 4 दे के पांचवा पूछ सकता है। कभी कभी कंपेयर करने बोल देता है कि इतने टेम्परेचर पे इतना था तो इतने इतने पे बताओ, यानी कि अल्फा का वैल्यू नहीं देगा और हमसे रेजिस्टेंस पूछ लेगा। कि बोलेगा, जैसे एग्जांपल ऐसे ही जनरल ले रहे हैं कि इफ R1 जो है
T1 पे है, R2 जो है वो T2 पे है, ठीक है। तो T3 पे बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पुट करेंगे R1 का वैल्यू, तो वहां से R0 और अल्फा में एक इक्वेशन बनेगा। इसको पुट करेंगे तो हमको दो अननोन, दो इक्वेशन, तो यहाँ से R0 और अल्फा दोनों वैल्यू आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें पुट करके फिर से सॉल्व कर लेंगे R3 के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। HC वर्मा बनाते हो तो उसमें है, DC पांडे कोई सा भी बुक बनाओगे तो उसमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं। तो ये सारे चीजें हैं, बुक्स में अगर खोजोगे तो इन सबसे डायरेक्ट सब सोल्व करके फार्मूला भी दे रखा है। तो हम फार्मूला नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि आज तक कोई यूज किया ही नहीं है, हम भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारा कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। क्वेश्चन जो अच्छा वाला है उसको हम कर लेते हैं। ऐसा दे रखा है, ये भी एल लेंथ का है, ये भी एल लेंथ का है। इसका रो ए अल्फा ए है, इसका रो बी अल्फा बी है। एरिया दोनों का ए ही है, ठीक है। सवाल ये है कि फाइंड कंडीशन बिटवीन रो ए अल्फा ए, रो बी अल्फा बी, so that resistance is temperature independent, ठीक है। हमको ये कंडीशन फाइंड करना है कि जो रेजिस्टेंस हो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। जैसे इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है इसलिए ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नीट वाले में तो ये 2-3 बार पूछ चुका है, जेई में एक बार पूछा था, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है ये पहले सुन लो। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस का जरूरत है, हमको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। हम अमेरिका से ऑर्डर करें रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस वहां से कुछ भी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा मेजर करके हमको बोला कि इतना का है, 10 ओम का है, भेज दिया। हम जानते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 40 पहुंच जाता है, तो वहाँ 15-20 रहता है, शायद ऐसा कुछ होता है। तो वहां पे अगर 10 ओम था तो यहाँ पे जब वो आया तो हमको 10 ना मिल के वो 12 हो गया होगा। लेकिन हम जो भी कैलकुलेशन करे होंगे, जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखे होंगे, वो तो 10 से रिलेटिव लिखे होंगे, यानी कि हम जो भी करे होंगे वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हमको कोई भी चीज यूज करना हो तो हमको ऐसा रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो उसके लिए क्या किया गया कि दो ऐसे मटेरियल लिए गए और इसके लिए बना दिया गया। एक ऐसा शेप दे रखा है, कैसा भी शेप का दे सकता है, तो हम एक आर्बिट्री ऐसा ले रहे हैं। तो इसका क्या कंडीशन होगा, अल्फा अल्फा रो अल्फा बी अल्फा रो सारे में, कि रेजिस्टेंस जो हो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। आया किसी का? एनीवन?
मेडिकल वाले में तो 2-3 लोग बता दिए थे तुरंत। बोलो, सो लो पहले। अच्छा, कैसे करेंगे कुछ मन में आ रहा है? होंगे कि नहीं कनेक्ट? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है, कोई भी आइडिया, कोई भी बोलो, गलत होगा वो होगा, मन में आना चाहिए कि हाँ भाई हम पढ़ रहे तो कुछ तो सोचे हम। ठीक है, कि दिमाग का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, एक ही बार फाइनल एग्जाम में यूज करेंगे, ऐसा है क्या? अभी बचा के रख रहे हैं, अभी यूज कर लिए खत्म हो जाएगा, एक ही बार फाइनल एग्जाम में यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं ना है। देखो, जैसे कि अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस का बात करें किसी भी टेम्परेचर T1 पे, तो इसको हम लिख रहे हैं कि ये लिखेंगे क्या, इसके लिए दोनों जो सीरीज में है इधर से हमको यूज करना है, तो इसके लिए लिखेंगे रो ए एल बाई ए, इसके लिए लिखते रो बी एल बाई, ये लिखेंगे एरिया ए है, एल एल लेंथ सेम। अगर हम किसी टेम्परेचर T2 जो कि ज्यादा है T1 से, इस पे लिख रहे हैं, तो ये R2 हम लिख रहे हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे, ए के लिए जब लिखेंगे तो ये इनिशियल तो यही था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये अल्फा ए डेल्टा टी हो गया, और सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे एल बाई ए 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि R1 R2 जो है दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगा, यानी कि रो ए प्लस इधर रो बी लिख ले रहे हैं, एल बाई ए कॉमन ले लिए, इधर से भी देख रहे हैं हम, तो एल बाई ए कॉमन हो गया, और इधर लिखे तो ये हो गया रो ए प्लस रो ए अल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी प्लस रो बी अल्फा बी डेल्टा टी। यहाँ से ये तो गया, ठीक है। उसके जाने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ से ये और इन दोनों का सम भी गया, यहाँ से हमको दिख रहा है कि अल्फा ए रो ए प्लस रो बी अल्फा बी डेल्टा टी को कॉमन ले लें तो ये 0 दिख रहा है, ये हमारा आ गया कंडीशन। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा कंडीशन है कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये चीज 0 हो जाए तो। ठीक है, यानी कि अगर इस चीज को हम 0 कर देंगे तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमको दिख रहा है। यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे, तो ये था, यहाँ से इसको मल्टीपल करते तो वहां से अपने आप दिख जाता, पार्ट वाले सब बाद वाले टर्म को 0 कर देना है। तो ये चीज हमारा आया कंडीशन कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हो 0। यहाँ ध्यान से देखो कि क्या है कि रो ए यानी कि रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर या मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए नेगेटिव नहीं होता है, तो रो जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो है रेजिस्टिविटी है, ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, किसी का रेजिस्टेंस नेगेटिव आज तक नहीं देखे होगे, नहीं सुने होगे। ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये 0 होने के लिए हमको या तो अल्फा ए या अल्फा बी में कोई एक निगेटिव होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं
आंसर हमारे यहीं तक खत्म है, इससे आगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बस कि अल्फा रो जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, रो जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से बोल दे रहे हैं कि इसको 0 होने के लिए इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर अल्फा है पॉजिटिव है, देन अल्फा बी शुड बी निगेटिव। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अल्फा ए अगर पॉजिटिव है तो अल्फा बी जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, अल्फा बी निगेटिव होगा। तो यहाँ से एक चीज और कि अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो मटेरियल होगा ये कंडक्टर होगा। ठीक है, और अल्फा अगर लेस देन 0 है तो ये मटेरियल जो होगा वो सेमी कंडक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको दिख रहा है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो कंडक्टर, अल्फा लेस देन 0 तो सेमी कंडक्टर, यानी कि ऐसा कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हम एक कंडक्टर को एक सेमी कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तब। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो चीज को हम कनेक्ट करें हैं, एक का रेजिस्टेंस अगर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से तो दूसरा का घटेगा, तभी जाके न्यूट्रलाइज होके 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमको दो कंडक्टर लगा के सीरीज में लगाए हैं तो कभी हमको नहीं मिल सकता है। दूसरा बात, अगर ये चीज हम जान गए कि अल्फा जो है कंडक्टर का पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, तो इस फॉर्मूला को देखते हुए भी क्या इस फॉर्मूला को देखते हुए भी हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर जो होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का घटेगा। तो यहाँ से देख लो कि अगर डेल्टा टी ग्रेटर देन इंक्रीज करेगा, यानी कि डेल्टा टी जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो अल्फा यानी कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है यानी कि 1 प्लस समथिंग, तो आर जो है इंक्रीज कर जाएगा इफ अल्फा जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि कंडक्टर्स के लिए। और अगर अल्फा जो है लेस देन 0 हो, अल्फा लेस देन 0 हो यानी कि सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका ही अल्फा जो होता है निगेटिव होता है, कंडक्टर्स का अल्फा निगेटिव नहीं होता है। तो अगर हम इसका अल्फा निगेटिव कह रहे हैं तो यहाँ 1 माइनस समथिंग आ जाएगा, और 1 माइनस समथिंग 1 से छोटा किसी भी क्वांटिटी में अगर 1 से छोटे क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे तो जो वैल्यू था हमारा वो घट जाएगा, यानी कि आर जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, आर नॉट से कम आएगा, और ये जो है आर नॉट से ज्यादा आएगा। कब? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब। तो कैसे भी याद रखो, बस ये याद रखना है कि अल्फा जो है पॉजिटिव है तो कंडक्टर, निगेटिव है तो सेमीकंडक्टर। इससे भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है कैसे बढ़ रहा है घट रहा है। दूसरा जो है, हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर भी हम डिफाइन करके बोले अभी, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से भी हम डिफाइन करें कि अगर कंडक्टर होगा तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर में तो रेजिस्टेंस घटेगा। और ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बच्चा या जो भी आदमी नहीं पढ़ा होता है, इस चीज को नहीं जान रहा होता है, तो सिंपली क्या सोचेगा कि अगर हमारे पास कंडक्टर है और हम अगर उसको हिट कर रहे हैं, यानी कि वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है मूव करना, ज्यादा तेजी से मूव करने लगे, ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ गया। तो जनरली यही होता है कि अगर नहीं जान रहे हैं तो हम यही बोलते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर घट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? तो रेजिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन ऑफ कोर्स बढ़ा, स्पीड ऑफ कोर्स बढ़ा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कोलिजन भी साथ साथ ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगा। तो टॉर्क जो हम लिख रहे थे, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी हमारा क्या हो गया, घट गया, और इस वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है
लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला, किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग अगर V वर्सेस I कर्व बनाते हैं तो V वर्सेस I कर्व जो होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं जाता है। जब हम हाई वोल्टेज तक जाते हैं तो ये जो थोड़ा होता है अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। क्यों डेविएट होता है ये अब तुम बता सकते हो? क्योंकि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, नहीं टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, और टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। तो इस वजह से हम हायर टेम्परेचर पे बोलते हैं कि ये जो है फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो ओम्स लॉ है वो कुछ लिमिट तक ही फॉलो करता है। तो इधर की तरफ हम बोल रहे हैं लीनियर है। और जो ओम्स लॉ फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता उसको बोल देते हैं हम लोग नॉन ओमिक। ठीक है, यानी कि जो हम पढ़े थे ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कुछ लिमिटेड पोटेंशियल तक ही होता है, यानी कि V वर्सेस I इज अप टू लिमिटेड फॉर एनी कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए या पोटेंशियल भी बढ़ाते जाए तो दोनों केस में हायर टेम्परेचर या हायर पोटेंशियल पे जो है ये इस पाथ को नहीं फॉलो करता है, बल्कि ये जो हो जाता है अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी न किसी लिमिट तक ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम हाई जाएंगे तो इसको नेग्लेक्ट कर देता है और उसको हम लोग लिमिटेशन में रखें। सेकेंड, फॉर डायोड्स। ठीक है, डायोड क्या होता है, ये भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, तो उतना हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब पढ़ोगे तो बात ये समझ में आ जाएगा कि इसके लिए अगर हम V वर्सेस I कर्व बनाते हैं, ठीक है, इधर V रखते हैं, इसको I बोलते हैं, इसको IV कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे जब वहाँ पढ़ेंगे तो ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो करंट और V का जो है अगर निगेटिव होता है तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन पोटेंशियल बोलते हैं, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, और ये सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे करंट इनफाइनाइट हो जाता है, ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो है हमारा डायोड्स के लिए होता है, और ये भी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I आता है। ठीक है, यानी कि इसमें V प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है डायोड्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है जो कि हमारा ये सोलर पैनल्स में यूज होता है, तो इसके लिए भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इधर हम I रख रहे हैं, इधर वोल्टेज रख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, यानी कि लीनियर नहीं रहता है, और अगर देखो ध्यान से तो इधर अलग अलग रीजन आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे तो पहले करंट बढ़ा फिर घट भी जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत जो होता है वेरी नहीं करता, अलग अलग वेरी होता है। तो ये डायोड के केस में पढ़ेंगे, ये वाला चीज़ हमको इतना पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में कभी कभार पूछ लेता है गैलियम आर्सेनाइड का कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, तो इधर अगर देखो तो इधर का स्लोप जो है निगेटिव आ रहा है, तो इधर का हम अगर ध्यान दें तो इधर जो रेजिस्टेंस है, जो V वर्सेस I कर्व का स्लोप देता है वो रेजिस्टेंस देता है, तो यहाँ पे हमको निगेटिव रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, और ये किसी कंडक्टर के लिए नहीं हो सकता है, ये सेमीकंडक्टर के रीजन में ही आता है। ठीक है, कंडक्टर के केस में ऐसा कभी नहीं होगा, ये सेमीकंडक्टर का एक कॉम्बिनेशन है, तो उसमें चीज आता है।
ठीक है, और दिख रहा है कि ये सारा का सारा रीजन है नॉन लीनियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ में ये लीनियर होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारा क्या है कि लिमिटेशंस है कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जो हमारा ओम्स लॉ है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एक करंट के लिए दो दो हमको पोटेंशियल का वैल्यू भी मिल जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारा ओम्स लॉ में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। भी अगर हम बढ़ाते जाते तो आई बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आई बढ़ते बढ़ते गया फिर घटने भी लगा, तो इस केस में ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है ओम्स लॉ के लिमिटेशन है, और जो ओम्स लॉ को लिमिटेशन को फॉलो करता है उसको हम लोग नॉन ओमिक बोलते हैं। यानी कि जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक, जो फॉलो करेगा उसको ओमिक बोल देते हैं। कभी भी क्वेश्चन या कहीं भी मेंशन मिल जाए कि ओमिक कंडक्टर है, ओमिक मटेरियल है, इसका मतलब कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर नॉन ओमिक है तो नहीं कर रहा है, और कुछ न कहा जाए तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहा हो कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम मानेंगे कि फॉलो कर रहा है। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको तुम लोग खुद से ही पढ़ लेना। बाकी इस साल जो है वो डिलीटेड पोर्शन में है, और वो रेजिस्टेंस वाला है जो कलर कोडिंग है। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस इस बार ये डिलीटेड पोर्शन में से है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल याद करना है कोड, बाकी सब उसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आए तो उसको पूछ लेना। ठीक है, बाकी उसमें दे रखा है, एनसीईआरटी से देख लोगे उतना ही काफी है। कलर कोडिंग याद है कैसे क्या लिखते हैं, बस उतना ही चीज। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना है, जो भी आएगा उसी हिसाब से अपना कर लेना है। तो इसको एक बार पढ़ लेना कलर कोडिंग, अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो उसको पूछ लेना। ठीक है, अगर इतना चीज हम समझ गए तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे सर्किट थ्योरी। ठीक है, पहले सर्किट थ्योरी करेंगे, फिर उसी में किरचॉफ्स लॉ और का दोनों पढ़ेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर किरचॉफ्स लॉ हो जाएगा तो उससे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे, और फिर सीरीज पहला, यानी कि मान के चलो अब अगला 3 लेक्चर जो है, नेक्स्ट 3 लेक्चर जो है सिर्फ क्वेश्चन ही है, थ्योरी ना के बराबर है। यानी केवीएल केसीएल में भी थ्योरी कुछ नहीं है, सीरीज पैरेलल में भी थ्योरी थ्योरी कुछ नहीं है, सर्किट सॉल्व करना ही सीखना है। ठीक है, तो अगला 3 लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट ही सॉल्व होगा कि कैसे किस ब्रांच में कितना करंट होगा, किसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, किसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यही सारे चीज। तो थ्योरी में अगर देखोगे तो मुश्किल से आधे घंटे का थ्योरी है, और ये 3 लेक्चर क्वेश्चंस ही चलेंगे, अलग अलग वेराइटी के कि कैसे कैसे क्या करेंगे। और ये अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का पावर पावर और जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और वो खत्म होगा तो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे, और लास्ट में फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, अच्छा उससे पहले ही पढ़ेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर लास्ट में फिर से आएगा कि चार्ज करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर्किट थ्योरी शुरू करेंगे। सर्किट थ्योरी में हम लोग को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फिर डिफरेंट सर्किट सॉल्व करने आना चाहिए, यानी कि अलग अलग टाइप के सर्किट, यानी कि सिमेट्रिक सर्किट, तो कभी ये कभी वो सारी चीज़ें करेंगे। फिर उसी में वीटस्टोन ब्रिज भी आएगा, और वो हो जाएगा तो फिर सेल्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, बैटरी को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला 2-3 लेक्चर जो है यही चलने वाला है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
एंड कर रहे हैं, ठीक है।